गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली क्लास में हम लोग केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ रहे थे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, कैसे होती है। आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं टाइप ऑफ रिएक्शंस। टाइप ऑफ रिएक्शंस, ओके। तो देखिएगा दिया हुआ है टाइप ऑफ रिएक्शंस, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, ओके। तो इसमें क्या है कि जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, कुछ चीज़ें आपस में मिलती हैं और कुछ नया उत्पाद बनाती हैं, प्रोडक्ट बनाती हैं। तो जो चीज़ें आपस में मिलती हैं उनको रिएक्टेंट्स कहते हैं, हिंदी में अभिकर्मक कहते हैं, ओके। तो अभी आगे रिएक्शन से समझेंगे और फिर वो प्रोडक्ट्स बनाती हैं यानी उत्पाद। तो ऐसे समझिए जैसे कि यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड है और वाटर के साथ अभिक्रिया किया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया और ऊष्मा निकलती है। तो जो चीज़ें आपस में मिलती हैं, ये पिछली क्लास में हम डिस्कस कर दिए थे, किसको रिएक्टेंट्स कहते हैं, और एरो दे के जो सामने लिखते हैं दाईं तरफ उसको प्रोडक्ट्स कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है। अब इस लाइन को कैसे समझेंगे? अब देखिएगा जैसे यहाँ पे एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, तो देखिएगा यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड है, तो यहाँ पे दो तत्व के परमाणु, एक कैल्शियम तत्व का परमाणु है, दूसरा ऑक्सीजन, ठीक। और यहाँ देखिएगा H2O है यानी कि जल है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन तत्व के दो परमाणु हैं और ऑक्सीजन तत्व का एक परमाणु है। तो देखिएगा बाएं साइड में, रिएक्टेंट साइड में एक कैल्शियम का एक तत्व का एक परमाणु है, तो देखिएगा दाईं साइड में भी एक ही तत्व होगा यानी कि एक ही परमाणु होगा। यानी कि अगर परमाणु बाईं तरफ एक है और दाईं तरफ भी एक ही होगा, दो नहीं हो जाएगा, या कैल्शियम की जगह कोई दूसरा मैग्नीशियम या फिर आपका आयरन दूसरे में परिवर्तित नहीं हो जाएगा। यानी कि तत्व के परमाणु बदलते नहीं हैं, तत्व के परमाणु नहीं बदलते हैं, परमाणु वही रहेंगे। लेकिन स्थिति क्या हो जाती है कि रिएक्टेंट साइड में वो जो परमाणु हैं जिससे जुड़े हैं, हो सकता है कि प्रोडक्ट में वो किसी और से जुड़ जाए, लेकिन वो परमाणु बदलेंगे नहीं। तो यही स्टेटमेंट कह रहा है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है। आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं। वास्तव में रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के बीच पुराने बंध टूटते हैं, बंध मतलब बॉन्ड बनते हैं। ये बॉन्ड के बारे में हम आपको आगे के चैप्टर में मेंशन है, वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तथा नए बंध बनते हैं जिसकी वजह से नए पदार्थ या कंपाउंड बनते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे कैल्शियम और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड है, बंध बना हुआ है, तो ये टूटेगा और कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड OH के बीच एक नया बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो नए बंध बनते हैं जिसकी वजह से नए पदार्थ या कंपाउंड बनते हैं। रासायनिक अभिक्रिया 5 प्रकार के होते हैं। पहला संयोजन अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा है विखंडन अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथा है द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पांचवा है ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। तो आइए इसमें से पहला डिस्कस करते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो 1.2.1 संयोजन अभिक्रिया, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। तो देखिएगा नाम संयोजन बता रहा है, तो संयोजन अभिक्रिया का मतलब होता है कि दो या दो से अधिक चीज़ें मिलेंगी और प्रोडक्ट बनाएंगे। लेकिन इस अभिक्रिया की खासियत ये है कि दो या दो से अधिक चीज़ें मिलेंगी लेकिन प्रोडक्ट में एक ही चीज़ बनेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? यानी कि रिएक्टेंट के साइड में बाएं पक्ष में दो या दो से अधिक चीज़ होंगी और प्रोडक्ट साइड में यानी कि दाएं पक्ष में एक ही चीज़ बनेगा, प्रोडक्ट। तो देखिए जब दो या दो से अधिक अभिकर्मक यानी कि रिएक्टेंट आपस में अभिक्रिया करके एक अकेला उत्पाद यानी प्रोडक्ट बनाते हैं तो इस प्रकार के अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब एग्जाम्पल में देखते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल के साथ तेज़ी से अभिक्रिया करके बूझा हुआ चूना, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं स्लैग्ड लाइम, जिसका रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, देता है। आइए देखते हैं रिएक्शंस को। तथा अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा का उत्पादन करता है। तो यहाँ देखिएगा कैल्शियम ऑक्साइड है, जिसको इंग्लिश में क्विक लाइम या शुष्क चूना कहते हैं, और जल के साथ अभिक्रिया किया तो यहाँ पे दो रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट में देखिएगा एक ही चीज़ बनाएगा, और स्लैग्ड लाइम यानी बूझा हुआ चूना। और रही बात इसकी हीट की, तो ये ऊष्मा उत्पन्न होता है।
क्लियर है। जैसे आप देखे होंगे घरों में पुताई होता है तो बाहर बाज़ार से चूने का पत्थर लाते हैं और उसको एक बर्तन में रख के उसमें पानी मिलाते हैं और फिर उसका जो बिलियन बनाते हैं, दूधिया जो बनता है पानी, तो वो बूझा हुआ चूना कहलाता है। ठीक है, तो जो चूने का पत्थर आप खरीद के लाएंगे उसमें जैसे ही जल मिलाएंगे तो जो दूधिया बिलियन बनता है उसको कहते हैं स्लैग्ड लाइम यानी बूझा हुआ चूना। और आप देखें जिस बर्तन में ये बिलियन बनाया जाता है यानी सॉल्यूशन बनाया जाता है वो बहुत अत्यधिक गर्म हो जाता है, तो क्योंकि ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो बस इसी बुझे हुए चूने को यानी स्लैग्ड लाइम को घरों में पुताई की जाती है। आइए देखते हैं। घरों तथा मकानों की सफ़ेद पुताई के लिए जो चूना पत्थर बाजार से खरीदा जाता है उसे शुष्क चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। चूना पत्थर अर्थात शुष्क चूना को जब यानी कैल्शियम ऑक्साइड को जब जल में मिलाते हैं तो जो सफ़ेद चूने का बिलियन पुताई के लिए प्राप्त होता है उसे बूझा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ठीक है, जब चूने के पानी को, अब देखिएगा जो चूने का पानी तैयार हो गया, आप घरों में पुताई कर दिए, तो घरों में जब पुताई करते हैं तो आप देखते हैं कि 2-3 दिनों के अंदर जो पुताई वाली दीवार होती है उसमें चमक उत्पन्न हो जाती है। तो ये चमक क्यों उत्पन्न होती है? क्योंकि यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बनता है बुझे हुए चूने का, यानी कि जो घरों की दीवारों में पुता होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो वायु से के कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित यानी कि उससे अपक्रिया करता है और कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। तो यही कैल्शियम कार्बोनेट ही चमकता है, यानी कि घरों की दीवारों में पुताई के बाद 2-3 दिन बाद जो चमक होती है वो चमक जो होती है कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से होती है। और रही बात जो जल बनता है तो वो वाष्पीकरण की प्रक्रिया के द्वारा वायु में चला जाता है। यानी कि पुताई के बाद जो घर चमकता है 2-3 दिन बाद वो किसकी वजह से होता है? कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। और जो मार्बल यानी संगमरमर होता है उसका भी रासायनिक सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। जब चूने के पानी की घर तथा मकानों में पुताई होती है तो दीवारों में जो बूझा हुआ चूना यानी पोता हुआ होता है वह वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से अपक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जिसकी वजह से घरों तथा मकानों की दीवारों में चमक उत्पन्न हो जाती है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। ये रिएक्शंस देखिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड H2O कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। तो कैल्शियम ऑक्साइड शुष्क चूना या चूना पत्थर होता है, जल के साथ मिलाया, बुझा हुआ चूना मिला बिलियन, और फिर वायु से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और जल। तो ये आपको साधारण प्रक्रिया समझा दिए कि मतलब कि बाज़ार से लाने के बाद घरों में पुताई के बाद जो चमक उत्पन्न होती है इस प्रक्रिया में होती है। तो ये प्रश्न आपका बोर्ड में बनता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप। आइए आगे देखते हैं। संयोजन अपक्रिया के अन्य उदाहरण देखते हैं। जैसे कोयले को आप जलाते हैं तो कोयला क्या होता है? कार्बन होता है, वो ठोस अवस्था में होता है, ऑक्सीजन के साथ जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। क्लियर। फिर दूसरा अपक्रिया देखते हैं, और ये सामने 1.15 जो दिए हैं ये बताता है कि पहले चैप्टर का 15वां रिएक्शन। 1 का मतलब होता है पहला चैप्टर, 15.15 का मतलब होता है कि 15वां रिएक्शन। आइए जल का निर्माण। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस आपस में मिलते हैं तो H2O का निर्माण होता है। तो दोनों रिएक्शन में देखिएगा कि 1-2 रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट एक ही बन रहा है। इसमें भी देखिएगा 2 रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट एक ही बन रहा है। तो ये संयोजन अपक्रिया के उदाहरण हुए। ठीक, तो अब आगे देखते हैं। ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। यानी कि अपक्रिया तो हो रही है लेकिन अपक्रिया के बाद उसमें ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, तो ऐसे अपक्रिया को ऊष्माक्षेपी अपक्रिया या अंग्रेजी में कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक, जैसे प्राकृतिक गैस का दोहन। तो प्राकृतिक गैस का दोहन यानी कि मीथेन को जब जलाते हैं तो कोई भी चीज़ आप जलाएंगे तो बिना ऑक्सीजन की सहायता के नहीं जलेगी। तो यानी किसी चीज़ का जलाना हम एक तरीके से ये कह सकते हैं कि उसका ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया हो रही है। तो देखिएगा CH4 ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया और 2H2O वाटर, और साथ में ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो ये प्राकृतिक गैस का दहन होता है। दहन मतलब कंबस्चन यानी जलना। तो हालांकि ये रिएक्शन संयोजन अपक्रिया नहीं है, लेकिन चूंकि एक्सोथर्मिक या ऊष्माक्षेपी अपक्रिया को समझाना था इसीलिए ये उदाहरण दिया गया है। आइए, श्वसन क्रिया एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। यानी कि जब हम सांस लेते हैं तो जब हम वायु से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो ब्लड में उपस्थित हीमोग्लोबिन के साथ अपक्रिया करके बॉडी के सेल्स में जाती है। तो इस प्रक्रिया फिर जो बॉडी में जाती है तो वहाँ पे ग्लूकोज का डिकम्पोजिशन यानी टूटता है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है और साथ में एनर्जी निकलती है। तो ये एनर्जी ATP के रूप में होता है जिसे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। तो ये भी श्वसन यानी श्वसन की प्रक्रिया भी एक ऊष्माक्षेपी यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। हालांकि ये एक संयोजन अपक्रिया नहीं है, लेकिन चूंकि ऊष्माक्षेपी अपक्रिया को समझाने के लिए रिएक्शन दे दिया गया है।
आइए देखते हैं, सब्जी जैसे पदार्थों का विघटन, यानी कि जैसे आप सब्जी हो गया, पेड़ पौधों की पत्तियां हो गई, तो उनसे जो कंपोस्ट बनाते हैं यानी उनको सड़ा के जो खाद बनाते हैं, वो भी एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। सब्जी जैसे पदार्थों का विघटन यानी डिकम्पोजिशन के फलस्वरूप खाद कंपोस्ट में परिवर्तित होना एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब दूसरी अभिक्रिया विघटन अभिक्रिया यानी डिकम्पोजिशन अभिक्रिया। डिकम्पोजिशन का समझिएगा, इसमें रिएक्टेंट में एक कंपाउंड होगा और वो उसको गर्म करेंगे तो टूट के 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट बनाएगा। तो बाई पक्ष में ध्यान दीजिएगा कि एक ही कंपाउंड होगा और दाई पक्ष में 2 या 2 से अधिक कंपाउंड होंगे। तो आइए इसकी परिभाषा समझते हैं। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक साधारण अभिकर्मक यानी कि बाई पक्ष में जो होता है रिएक्टेंट कहते हैं, गर्म करने पर टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद प्रोडक्ट उत्पन्न करती है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को विघटन अभिक्रिया यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन अथवा तापीय विघटन यानी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो विघटन का मतलब टूट जाना, तापी का मतलब यहाँ पे इसको तापी इसलिए कहा गया कि बिना गर्म किए वो नहीं टूटेगा। तो जैसे एग्जाम्पल समझिएगा, फेरस सल्फेट हमने लिया, गर्म किया तो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये सल्फर डाइऑक्साइड कहलाता है और ये सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस कहलाती है। तो फेरस सल्फेट लिया, गर्म किया, गर्म करने पे ही टूट रहा है और साथ में और फेरिक ऑक्साइड बनाया और 2 गैसें निकलती हैं। तो देखिएगा रिएक्टेंट साइड में एक कंपाउंड है और प्रोडक्ट साइड में 2 या 2 से अधिक है। तो जो फेरस सल्फेट लेते हैं ये हरे रंग का होता है और जो फेरिक ऑक्साइड होता है वो ठोस होता है। ठीक है, और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस होता है। तो ये हरे रंग का होता है, ध्यान दीजिएगा, यानी हरे रंग का फेरस सल्फेट जब गर्म करेंगे तो वो रंगहीन ठोस बनाएगा। जब हरे रंग के फेरस सल्फेट को क्रिस्टल को गर्म करते हैं तो एक रंगहीन ठोस फेरिक ऑक्साइड प्राप्त होता है तथा 2 गैसें सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड निकलती हैं। अच्छा, ये जो गैसें निकलती हैं वायु में जब जाती हैं तो ये जले हुए सल्फर की तरह महक होती है। जले हुए सल्फर बहुत ही अजीब टाइप का महकता है तथा 2 गैसें सल्फर डाइऑक्साइड और तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड निकलती हैं जो जले हुए सल्फर की महक देती हैं। ठीक है, जब आप टायर वगैरह जलाते हैं तो उसमें भी सल्फर की महक निकलती है। अब आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं विघटन अभिक्रिया का यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको चूना पत्थर कहते हैं, जिसको इंग्लिश में लाइमस्टोन कहते हैं। ठीक है, इसको हीट किया तो कैल्शियम ऑक्साइड चूना पत्थर शुष्क चूना बना, जिसको इंग्लिश में क्यूक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना। तो देखिएगा रिएक्टेंट साइड में एक कंपाउंड होता है, प्रोडक्ट साइड में 2 हुए। अगला एग्जांपल देखते हैं लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो लेड ऑक्साइड में और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन गैस निकालती है। तो रिएक्टेंट साइड में देखिएगा एक कंपाउंड है, प्रोडक्ट साइड में 3 है। ठीक है, तो लेड ऑक्साइड बना। ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये भूरे रंग का गैस होता है, ये ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में ये प्रश्न इस पे बन जाते हैं कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड किस रंग का होता है गैस, तो ये भूरे रंग का होता है। तो डायरेक्ट तो प्रश्न नहीं बनेगा, थोड़ा सा घुमा फिरा के स्टोरी के फॉर्म में बनता है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस भूरे रंग का होता है। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगला एग्जाम्पल थर्मल डिकम्पोजिशन का यानी कि तापी अपघटन का। तो देखिएगा जल को लेते हैं और जल में अगर थोड़ी सी मात्रा में अम्ल मिलाते हैं, अम्ल में H2SO4 मिलाते हैं या HCl मिलाते हैं, उसका वैद्युत अपघटन करते हैं यानी कि उसमें करंट प्रवाहित करा के उसका विघटन कराते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बनाती है। ठीक, तो जो हाइड्रोजन गैस होती है रंगहीन होती है। ठीक, और ये पॉप पॉप की आवाज़ करके जलने वाला गैस है, यानी जब हाइड्रोजन गैस को जलाएंगे तो पॉप पॉप करके आवाज़ आती है। ठीक है, ये जलता है, ये जलने वाला गैस है। जबकि ऑक्सीजन रंगहीन होती है तथा जलने में सहायक गैस है, यानी कि ऑक्सीजन ये जलने में सहायक होता है, बिना इसके कुछ चीज़ जलेगा नहीं, और तो हाइड्रोजन जलेगा भी तो वो पॉप पॉप की आवाज़ करता है। आइए अगला एग्जांपल सिल्वर क्लोराइड लेते हैं। सिल्वर क्लोराइड जो होता है सफ़ेद रंग का होता है, लेकिन जब सूर्य की उपस्थिति में रखते हैं कुछ देर तक तो ये सिल्वर और क्लोरीन 2 भागों में टूट जाता है, और सिल्वर जो होता है धूसर रंग का होता है, यानी कि हल्का मटमैला रंग का। अगला एग्जांपल देखिएगा सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड सूर्य की उपस्थिति में टूटता है और सिल्वर और ब्रोमीन बनाता है। तो ये सिल्वर ब्रोमाइड वाला ये वाला रिएक्शंस ये ब्लैक एंड वाइट का जब फोटो बनता है तो उस फोटोग्राफी में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। हम यह देखते हैं कि विघटन अभिक्रिया के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे सनलाइट ऊर्जा हो गया, प्रकाश वैद्युत अपघटन भी ऊर्जा का स्रोत हुआ, और पीछे हीट कर रहे थे। तो हम यह देखते हैं कि विघटन अभिक्रिया यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। ऊर्जा जो होती है या एनर्जी हीट के रूप में, ऊष्मा के रूप में, या प्रकाश के रूप में यानी लाइट के रूप में, या वैद्युत के रूप में यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के रूप में होती है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा का अवशोषण यानी कि ऊर्जा की ज़रूरत पड़े
उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक तरह का क्या है, जितना भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमने एग्जाम्पल देखा है वो सभी के सभी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती हैं। एक तरह से क्या कहलाती हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक। एंडो मतलब प्रवेश करना यानी कि अवशोषित करना, थर्मिक मतलब टेम्परेचर, और रिएक्शन का मतलब अभिक्रिया। आइए एक प्रश्न देखते हैं, इस प्रश्न को आप खुद करिए। क्वेश्चन नंबर 1, एक्स कोई एक पदार्थ है, एक्स पदार्थ का 1 बिलियन सफ़ेद पुताई के लिए प्रयोग में आता है। तो एक्स पदार्थ का नाम लिखिए, उस पदार्थ का आपको नाम लिखना है तथा इसका फार्मूला यानी कि सूत्र लिखना है। आइए उपरोक्त यानी कि 1 में बताए गए पदार्थ एक्स का जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया दीजिएगा। तो बच्चों आज तक यहीं के लिए, इसको आप जो है केमिस्ट्री की एक अलग कॉपी बनाइए, उसमें बाकायदा लिखिएगा और लिख लिख के बार बार पढ़िए और रिएक्शंस को बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस करिए, तो आपके दिमाग में बैठेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट टाइम तीसरा जो टाइप ऑफ रिएक्शन है, यानी कि हम लोग अगली बार विस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। ओके।